नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का लेक्चर है अध्ययन बोध रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये यूजीसी नेट के तीसरा चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये अध्ययन बोध हमसे उम्मीद क्या करता है, क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है, क्या इसका उद्देश्य है। ये जानना हमारे लिए और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ये क्या उम्मीद करता है हमसे, क्या उद्देश्य करता है। यूजीसी नेट पात्रता परीक्षा में अध्ययन बोध रखने का उद्देश्य यह है कि वे उम्मीदवार जो भविष्य में एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कि आप आगे चल कर के एक अच्छा शिक्षक बनेंगे, वे किसी भी विषय वस्तु को पढ़कर उनका संक्षिप्त विवरण कैसे कर सकते हैं। जब आप किसी वस्तु को पढ़ते हैं, क्लास में आप पढ़ाते हैं, तो आप अपने स्टूडेंट को किस तरीके से विवरण दे सकते हैं और उस संबंधित विषयों को अन्य विषयों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं आपस में। इसके द्वारा वे विभिन्न प्रकार से की समस्याओं का हल, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनका हल अपनी बौद्धिक और मानसिक क्षमता द्वारा निकाल सकते हैं क्या। इसके माध्यम से विभिन्न विषयों पर उनकी मानसिक क्षमता की क्रमबद्धता, मौलिकता को भी परखा जाना आवश्यक होता है। इसलिए ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का चैप्टर रखा गया है कि हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं और कितनी हम गहराई से पढ़ते हैं किसी विषय को, और उसका उत्तर हम किस तरीके से देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, समझ बूझ कर किसी चीज़ को पढ़ना। इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, जोर बहुत देना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं देखो उनका परिचय क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। समझ बूझ कर पढ़ना, अध्ययन बोध होता है मतलब समझ, किसी चीज़ को समझ करके पढ़ना। परिचय है इसका, जब हम किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं और प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं, तो उसी पैराग्राफ में से हमें प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इससे पता चलता है कि हम कितनी गहराई से पढ़ रहे हैं। ठीक है। अध्ययन बोध में सब समझकर वास्तव में बुद्धिमत्ता के साथ लोभी है। जो समझ होती है वह वास्तव में बुद्धिमत्ता के साथ लोभी है, और कुछ समस्याओं की क्षमता, यानी किसी चीज़ को समझकर पढ़ना और कौशल परीक्षण डिटेल नहीं है। यह परीक्षा उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक क्षमता पर आधारित होती है, बौद्धिक क्षमता पर आधारित होती है। उच्च अंक प्राप्त करने के लिए बहुत अभ्यास और अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर हमको नेट या जेआरएफ का कंपटीशन इतना टफ है, तो यह बात तो सही है कि इतना एग्ज़ाम टफ तो होता है, ठीक है, पर हम उसे कैसे जीत पाएंगे। तो इसका एक ही मकसद है कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। परिभाषा है डेल्सन एक्सप्लेरेन की, बहुत अच्छी कहावत है, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, यानी कि अगर अभ्यास करते रहें, क्योंकि अभ्यास हमको सर्वोत्तम बना देता है। अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। अध्ययन बोध टेस्ट को क्रॉस करने के लिए हमें अपनी तार्किक सोच और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाना होगा, तर्क बुद्धि को हमें बढ़ाना होगा, जो कम समय में उस प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है। जो हमें, अगर हम किसी तर्क के आधार पर देखेंगे लॉजिकली, तो हमें बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारी मानसिक क्षमता को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जो हमारी बुद्धि होती है उसको दो भागों में बांटा जाता है। पहले में है स्थिर या द्रव्य बुद्धिमत्ता। इस प्रकार की बुद्धिमत्ता को नई समस्याओं का समाधान, नई स्थितियों में तर्क का उपयोग करके और पैटर्न की पहचान करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि नया पैटर्न क्या है, क्या स्थिति है तर्क की, उसको भी समझना है। और दूसरा है स्थिर बुद्धिमत्ता। इस प्रकार की बुद्धिमत्ता को मुख्यतः अर्जित ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि कितना हम इसका उपयोग कर रहे हैं। जब शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, यानी कि जब आप आगे चल करके एक अच्छा टीचर बनेंगे, तो आप अपने स्टूडेंट को शिक्षा दे रहे होंगे, तो वह आपकी अर्जित ज्ञान और अनुभव का उपयोग कर रहा है। तब आप अपनी अर्जित ज्ञान का उपयोग करते हैं जब आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अगर आप एक नई भाषा सीख रहे हैं, यानी कि नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आप नई शब्दावली के शब्दों को याद करते हैं।
नया शब्द सीखते हैं तो हम नई शब्दावली का उपयोग करते हैं, नया वर्ड सीखते हैं और समय के साथ अपनी शब्दावली में वृद्धि भी करते हैं। आगे चल कर के समय के साथ अपनी शब्दावली में वृद्धि भी करते हैं, जो कि स्थिर बुद्धिमत्ता का अंश होता है। जो फर्स्ट बताया था उसका अंश होता है। परिभाषा है रेन और मार्टन के अनुसार अध्ययन बोध को एक परिच्छेद या पैराग्राफ के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं। जिस पैराग्राफ में कुछ प्रश्न दिए रहते हैं जो कि हमारी पाठ्य सामग्री और उसका अर्थ समझने की क्षमता का परीक्षण करते हैं। हमारी बुद्धि का भी परीक्षण किया जाता है इसमें समझने का। सरल शब्दों में कहा जाए तो ज्ञानार्थपूर्ण हमने जो पाठ पढ़ा है, यानी कि जो हम पाठ पढ़ते हैं उसका परीक्षण करना है। यह हम कह सकते हैं कि अध्ययन बोध से हमारी पाठ्य सामग्री एवं मुख्य विचारों को समझने की क्षमता का पता चलता है कि हम कितनी गहराई से समझ रहे हैं किसी चीज़ को। ये इससे हमें पता चलता है कि हम कितने तर्क के आधार पर समझ रहे हैं, कितना हमारा दिमाग लग रहा है उसमें, ताकि हम अध्ययन खुद की को पढ़कर अध्ययन बोध होता है खुद को पढ़ कर के कुछ प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ जिससे हमारी बौद्धिक का विकास भी होता है, यानी कि बुद्धि का विकास भी होता है। एक नया विचार उमड़ के सामने आता है, नई नई चीज़ें आती हैं जब हम किसी चीज़ को तर्क के आधार पर देखते हैं। इसके लिए हमारे पास कौशल परीक्षण पैराग्राफ में दिए गए मुख्य विचार और विचारों को आपस में संबंध स्थापित करनी और निष्कर्ष निकालने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि जो विचार और विचारों के आपस में संबंध होते हैं उनको निष्कर्ष निकालने की क्षमता हमें भी विकसित होनी चाहिए। फिर इन सब पर आधारित समझ के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में होते हैं। जब हम इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं किसी चीज़ को, हमारे पास कौशल हो, विकास हो, परीक्षा हो, तर्क हो, तब हम किसी पैराग्राफ को पढ़ करके उसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। वैसे तो नेट परीक्षा में हमारे पास प्रश्नों के उत्तर देने के बहुत बेकार होते हैं, प्रश्नों के उत्तर हम देने में बहुत बेकार होते हैं, परंतु अध्ययन बोध के अंतर्गत आने वाले प्रश्न की विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। केवल कुछ ही पैराग्राफ के अभ्यास से हम में आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। यानी कि मान लीजिए आप 10 पैराग्राफ हैं, अगर आप 10 पैराग्राफ में से 3 ही पैराग्राफ को अगर आप समझ जाएंगे कि एक पैराग्राफ क्या कह रहा है और दूसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है और तीसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, तो आगे चलकर हमारी बुद्धि का विकास हो जाता है। यानी कि हम कभी कभी अनुभव के आधार पर भी उत्तर देने में सक्षम हो जाते हैं क्योंकि हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आवश्यकता केवल कुछ प्रश्नों की नहीं है। मोम को ध्यान में रखते हैं कि प्रत्येक अध्ययन बोध में कुछ पैराग्राफ के 5 या 6 प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। हमें एक पैराग्राफ को पढ़ कर 5 होते हैं प्रश्न, या कभी कभार 6 पूछ लिए जाते हैं। साधन दशा निर्देश फर्स्ट है मौलिक विचारों की पहचान, यानी कि जो मौलिक होते हैं उनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। अध्ययन बोध में सदैव कुछ ही ऐसे प्रश्न होते हैं जो विचारों के प्रभाव को नेतृत्व करते हैं, यानी कि जो हमारे विचार होते हैं उसको नेतृत्व करते हैं। हमको उनकी पहचान करना आवश्यक होता है। आपको और हमको उनकी पहचान करनी आवश्यक होती है। एक समान विचार प्राप्त करने के लिए पाठ्य सामग्री को पहले शीघ्रता से पढ़ लेना चाहिए। यानी कि जब हम किसी विचार को करते हैं तो हमें अपनी पाठ्य सामग्री को शीघ्रता से पढ़ लेना चाहिए, या फिर से थोड़ा धीरे धीरे पढ़ लेना चाहिए। पहले अच्छे से पढ़ लें, फिर धीरे धीरे पढ़ लें, ताकि इसकी विस्तार रूप से समझ सकें। विस्तार होता है उसका हम समझ सकें। और सेकंड है पैराग्राफ को संक्षिप्त करना। ये है जैसे जैसे हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं वैसे वैसे इसके मुख्य विचारों को संबंधित करने की क्षमता को विकसित किए जाने की आवश्यकता होती है। उससे संबंधित जो टॉपिक होता है हमारा, उससे संबंधित विकसित करने की आवश्यकता होती है। इससे अध्ययन की समग्र विचार को समझने में सहायता मिलती है। अध्ययन की समग्र विचार क्या पैराग्राफ क्या कह रहा है, तो हम इसको अगर आधा ही पढ़ लेते हैं तो हम समझ कर पढ़ेंगे तो हमें पूरा पैराग्राफ का मॉडल पता पड़ जाएगा कि ये पैराग्राफ आगे चल कर क्या कहने वाला है, क्या नहीं है। कुछ लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर पैराग्राफ पर जाते हैं। कई लोग होंगे, हम भी हैं, आप भी हैं, कई लोग होंगे हम में से
जो पहले सोचते हैं कि हम अपने क्वेश्चन को देख लें और फिर पैराग्राफ को पढ़ें, पर ऐसा करने से दुविधा भी हो सकती है। ऐसा अगर आप करेंगे तो दुविधा उत्पन्न हो सकती है एवं समय भी नष्ट होता है और हमारे पास समय लिमिट होता है। ऐसा तो केवल बीच में ही कभी कभार किया जा सकता है, जब समय हमारे पास हो तभी हम इसको कर सकते हैं, अन्यथा मत करें हमारे हिसाब से। तो सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ें, उसके बाद उत्तर दें। और थर्ड है वाक्य कड़ी का निर्धारण करना। साधारणतः एक पैरा के भीतर वाक्य प्रत्यक्ष या आसानी से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। अभ्यास से इस तरह की कड़ी की पहचान करने के प्रमुख विचारों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फोर्थ है स्वयं से पूछताछ। अपने आप से भी प्रश्न पूछना चाहिए कभी कभी। जब भी संदेह की स्थिति हो तो हमको अपने आप से प्रश्न करना चाहिए। एग्जाम्पल है उदाहरण की, लेखन ने ऐसा उदाहरण क्यों दिया है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पूछा गया है ऐसा क्या कारण है, क्यों दिया है, क्यों इस उदाहरण का उल्लेख किया गया है, दूसरे पैराग्राफ का उद्देश्य क्या है। यह एक प्रतिनिधित्व की भांति मुख्य विचारों के बारे में एक गहरी परिप्रेक्ष्य विकसित करने में सहायता मिलती है। परिप्रेक्ष्य मतलब होता है प्रोस्पेक्टिव करने में सहायता मिलती है हमें किसी चीज़ को। तो अपने आप से भी प्रश्न पूछना चाहिए कि ये पैराग्राफ क्यों दिया है, क्या उद्देश्य है इसका। और पाँचवा है, यदि अध्ययन बोध में एक से ज़्यादा परिप्रेक्ष्य हो तो स्वयं द्वारा निर्धारित समय को उनके आकार के अनुसार विभाजित करना चाहिए। तो उनके ही अनुसार विभाजित आप लोगों को हमको करना चाहिए। और छठा है, यह महत्वपूर्ण है कि हम भावार्थी को समझें एवं तथ्यात्मक जानकारी जैसा कि तिथि, स्थान, नाम को ध्यान में रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ को तथ्यात्मक हो, जानकारी हो, जैसा कि तिथि है, स्थान है और ध्यान। इस तिथि और स्थान को भी इनको नाम, इन तीनों को अगर आए पैराग्राफ में तो इनको इम्पोर्टेंट है, ये नोट करना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। तिथि दिया है, स्थान दिया है, इसका मतलब क्या है। और सातवां है, हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्वयं के विचारों का महत्व नहीं रखते। इसमें हम स्वयं के विचार को महत्व नहीं रखते, हमें केवल लेखन के विचारों और तत्वों को समझना है। इसमें हमारी भावना कुछ मतलब की नहीं है। इसमें जो पैराग्राफ दिया है, जो लेखन ने दिया है, उसके भावना के आधार पर ही हमें उत्तर देने चाहिए एवं उसी के अनुसार उत्तर देना चाहिए, क्योंकि तभी हमें पता पड़ेगा। अपनी भावनाएं नहीं जोड़नी चाहिए। अध्ययन बोध में संभावित प्रश्नों की मुख्य श्रेणियाँ, कौन कौन से प्रश्न होते हैं, कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। मुख्य विषय या केंद्रीय विचार। इस प्रकार के प्रश्न पूरे पैराग्राफ में बोध पर आधारित होते हैं। यह लेखन के उद्देश्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं। इन प्रश्नों से किस बात का बोध हो रहा है, मतलब कोई प्रश्न दिया है तो किस बात का बोध हो रहा है, किस चीज़ को हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमने किस सीमा तक विषय वस्तु को समझ पाया है, हमने भी किस विषय वस्तु को किस सीमा तक, लिमिट तक समझा है। साधारणता दृष्टिकोण। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर अध्ययन बोध की परिचयात्मक या समापन पैराग्राफ में मिल जाता है। इसलिए पहली या आखिरी पैराग्राफ का अध्ययन उपयोगी होता है। तो शुरू में और लास्ट में पढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी पैराग्राफ को। और लेखन की राय और मनोवृत्ति, जो लेखन जो दिया है अध्ययन बोध, उसकी राय और मनोवृत्ति क्या है। इस प्रकार के प्रश्न इस प्रकार होते हैं ताकि यह पता चल सके कि हमारी मनोवृत्ति, ज्ञान, लेखन और शैली, पदावली, मनोवृत्ति है, ज्ञान है, शैली है और पदावली आदि का विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं या नहीं। इसके लिए पाठ्य की लेखन के साथ सहानुभूति होना अनिवार्य है। ठीक है। अब समाधान दृष्टिकोण, इसका क्या समाधान है। नेट परीक्षा को निकालने के लिए हम लोगों को लेखन शैली और वाक्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम लोगों को लेखन शैली है और वाक्यों पर ज़्यादा ध्यान दृष्टिकोण देना चाहिए, जो कि बेगारी लेखन के लहजे को जानने के लिए आवश्यक होता है। जो बेगारी है, जिसको हम जानते नहीं हैं, उसको बेगारी कहा जाता है। लहजे को जानना आवश्यक होता है। यदि पैरा का कोई भाग प्रश्न के रूप में हो तो उसके उत्तर पक्ष पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर प्रश्न के रूप में तर्क पक्ष पर हो तो उसके विशेष पर ध्यान अति आवश्यक होता है।
यहाँ इस बात का ध्यान देना आवश्यक भी होता है कि परीक्षार्थी यानी कि हम या आप विशेषकर और क्रिया विशेषण पर विशेष ध्यान दें। इसमें विशेष विश्लेषण और क्रिया विश्लेषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शब्द मन और विचारों की तीव्रता को दर्शाता है। उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरे पैराग्राफ में लेखन का स्वयं का लहजा क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के साथ सहमत होने की संभावना सबसे अधिक है? स्पष्ट या प्रत्यक्ष जानकारी। इसमें किसी के नाम, दिनांक, आंकड़े, तथ्य यानी आधार पर सीधे प्रश्न किए जाते हैं। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जानकारी में ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें नाम आ सकता है, आंकड़े आ सकते हैं, तथ्य, इन पर भी प्रश्न किए जाते हैं। इसको पहले पढ़ने के दौरान ही बिना कठिनाई को नोटिस किया जा सकता है। बिना पढ़े के पहले ही हम इसको समझ सकते हैं। स्पष्ट और प्रत्यक्ष जानकारी में प्रत्यक्ष मतलब होता है दिनांक, तथ्य, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। समाधान दृष्टिकोण क्या है इसका? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पैरा की उनको जहाँ से वाक्यांश को उठाया गया है, जहाँ से वाक्य को उठाया गया है, दूसरी बार पूरी तरह से पढ़ने से दिया जा सकता है। यानी कि हम जब जहाँ से प्रश्न उठा है हम वहीं से अगर दोबारा पढ़ देंगे या पढ़ लेंगे तो हमें स्पष्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं एग्जाम्पल। क्या करता है जितना अच्छा हो सकता है? क्या करता है जितना अच्छा हो सकता है क्या अर्थ है? जैसे शब्द के समूह पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होता है। इसके शब्द के समूह पर ध्यान केंद्रित करना अति आवश्यक होता है। पैराग्राफ का गठन, किसी चीज़ का पैराग्राफ का गठन क्यों किया जाता है? कुछ प्रश्न पैरा की संरचना एवं लेखन द्वारा अपने तर्क को व्यक्त करने में साहित्य तकनीकी के प्रयोग पर आधारित भी होते हैं। जो लेखन होता है उसके तर्क और साहित्य पर भी आधारित प्रश्न वो अपने अनुसार देता है। इसमें तर्क को मजबूत या कमज़ोर करने का हो सकता है। तर्क को मजबूत या कमज़ोर करने का भी प्रयास हो सकता है। यह प्रश्न पैरा की संरचना का विश्लेषण, मान्यताओं, समाधान करने आदि की हमारी क्षमता का परीक्षण करता है। हमारी भी यह हमारी क्षमता का भी परीक्षण करते हैं पैरा का गठन में। समाधान दृष्टिकोण, समाधान देखते हैं किस प्रकार से समाधान है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पैरा की संरचना को श्रेष्ठतम रूप से दर्शाता है? कौन सी संरचना है जो श्रेष्ठतम रूप को दर्शा रही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेखन के विश्लेषण का आधार माना जाता है? जैसे समाजवाद कभी असफल नहीं होगा, ये समाजवाद है, ये कभी असफल नहीं होगा। इस अवधारणा को लेखन ने किस आधार पर विकसित किया है? ये याद रखना, समाजवाद कभी असफल नहीं होगा, ठीक है। जो लेखन है जिसने पैरा में दिया है समाजवाद के ऊपर टॉपिक, वह कभी विफल नहीं होगा। विकसित कभी आधार पर, लेखन किस आधार पर विकसित करता है इसको ये जानना बहुत जरूरी होता है। अनुरूप तर्क इसके क्या है? हमसे यह अपेक्षा की जाती है, हमसे या आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे विकल्प का चयन करें जो कि पैरा में वर्णित तैयार अवधारणा के अनुरूप हो। इस प्रकार के प्रश्न भी हमारी समझ और विश्लेषण या समझने की क्षमता को परखना चाहते हैं। कोई भी दो या दो से अधिक उदाहरण जो कि तर्क पर आधारित हों, उनके संबंध को पहचान इस प्रकार के प्रश्नों का उद्देश्य होता है। इसका समाधान दृष्टिकोण क्या है? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले वाक्य में उदाहरण के मूल तत्व को समझना है। इस वाक्य के उत्तर देने से पहले हमें इसके उदाहरण के मूल तत्व को भी समझना चाहिए और फिर वाक्यों की तुलना तर्क के साथ, यानी कि पैराग्राफ की तुलना तर्क के साथ करने का अपरिचय करता है। उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र या उदाहरण दूसरे पैराग्राफ में उल्लेखित उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा ऐसा चित्र या उदाहरण वो है जो दूसरे पैराग्राफ से उल्लेखित करता है? मनुष्य गलतियों का पुतला है। मनुष्य जो होता है वह हमेशा गलती ही करता रहता है, क्योंकि उसे मनुष्य को इसलिए गलती का पुतला कहा जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस स्थिति का उदाहरण उपयुक्त होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य गलती का पुतला है, यह निम्नलिखित में से किस स्थिति उदाहरण उपयुक्त होगा? अध्ययन बोध, ये हम
इसमें 2 रखेंगे चैप्टर, अध्ययन बोध में 2 होंगे। पहला हम बताएंगे और दूसरा वाला आपको बताना है क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा। जब ब्रिटेन शासन देश के क्षेत्र में आर्थिक विकास की क्षति पहुंचाने वाला था, जब ब्रिटेन सरकार अपने देश को आर्थिक क्षति पहुंचाने वाला था, तब भी उसके भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू करने में मदद की। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई तहकारी संस्थाओं में से एक था प्रजातंत्र, यानी कि लोकतंत्र। इस बात का कोई विरोध नहीं हो सकता कि बहुत सी कमियों के बावजूद लोकतंत्र भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व प्रचलित था। राजाओं तथा नवाबों के निरंकुश शासन का अच्छा और बेहतर विकल्प था। वैसे भारत में ब्रिटेन लोकतंत्र की जो हानिकारक परंपरा अपनाई थी, उनके निर्वाचन सदस्यों को सहयोग की अपेक्षा विरोध का भाव, यह उनका अनिवार्य लक्ष्य था। विरोध का भाव अनिवार्य लक्ष्य था। वह पार्टी जिनको निर्वाचित सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता था, जो पार्टी थी उनको निर्वाचित सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता था, वही सरकार बनानी थी। जबकि अन्य सदस्य विपक्ष में थे। कई सदस्य ऐसे थे विपक्ष में, 2 पार्टियां होती हैं, एक पक्ष है तो एक विपक्ष है। विपक्ष का अस्तित्व ही सत्ता में बैठे लोगों के लिए प्रजातंत्र का हॉलमार्क माना गया था। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से प्रजातंत्र लोगों द्वारा शासन है। जो प्रजातंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, वो लोगों का ही शासन होता है। किंतु जहाँ प्रत्यक्ष शासन संभव नहीं है, वहाँ लोगों द्वारा निर्वाचित सदस्यों का शासन होता है। यह स्वाभाविक है कि समाज के अन्य लोगों की तरह ही निर्वाचित सदस्यों के विचारों में भी कुछ मतभेद हैं। सामान्यतः किसी भी संगठन के सदस्यों में विभिन्न मुद्दों पर मतभेद होता है। किसी भी संगठन होता है, कई मुद्दों पर उसमें बहस होती है, परंतु वे सर्वसम्मति के आधार पर कार्य करते हैं। सब लोग मिलकर कार्य करते हैं तथा वे सामान्यतः जो सत्ता और बहुमत में हैं तथा अन्य जो विपक्ष में हैं, उनमें भेद नहीं करते हैं। संगठन के सदस्य प्रायः सर्वसम्मति से कार्य करते हैं, मतलब एक दूसरे से सीमित होकर कार्य करते हैं आपस में। सर्वसम्मति का साधारण रूप में अर्थ है पर्याप्त चर्चा के बाद बहुमत से पारित प्रस्ताव सदस्यों को उस समय स्वीकार होता है। अतः सदस्य जो किसी मुद्दे पर बहुमत में होते हैं तथा जिनका प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी अन्य मुद्दे पर मतभेद की स्थिति में एकमत भी हों। यह आवश्यक नहीं होता है कि वे कई प्रकार के मुद्दे हैं तो एकमत हो जाएं सभी लोग, ऐसा कभी नहीं होता है। व्यापक रूप में यह संयोग ही था। इस सामान्य प्रक्रिया की अपेक्षा पैटर्न में 2 पहिए ब्रिटेन जो था और 2 पहिए की व्यवस्था हुई, जिसे प्रजातांत्रिक शासन की सबसे उत्तम पद्धति के रूप में सामान्यतः स्वीकार किया गया है। भारत में प्रजातंत्र में प्रवृत्ति में लोग जो दलों की व्यवस्था को देश में लागू करने के लिए अनुभव करते थे, जो प्रजातंत्र की व्यवस्था थी, वो लोग दलों को व्यवस्था को देश में लागू करने के लिए अनुभव थे। ऐसा लगता है कि भारत में लगभग बराबर शक्ति के 2 दलों का होना वस्तुतः अभ्यासरत है। 2 दलों की व्यवस्था के अभाव में प्रति जो विभिन्न प्रकट करते हैं, जो व्यक्ति होते हैं वो अपना अपना व्यू मत रखते हैं, उनको इनके कारणों पर विचार करना चाहिए। ब्रिटेन प्रजातंत्र के कुछ सदस्य ऐसे थे जिनकी लॉर्ड, नवाब, सामंती व्यवस्था आदि में रुचि थी तथा नए व्यावसायिक वर्ग के सदस्यों में व्यापारी और शिल्प शामिल थे। इन समूहों का बल लगभग समान था ताकि विभिन्न कालों में भी अपनी पृथक शासन स्थापित करने में योग्य थे। यानी कि इसका चैप्टर का मतलब ये है कि जब ब्रिटेन भारत आए थे तो उन्होंने किस प्रकार की अपने भारत को आर्थिक स्थिति में कैसा योग दिया, क्या किया है, और जो हमारे यहाँ के शिल्पकार थे उनको किस प्रकार से बंजर बना दिया। लोग कई प्रकार के शिल्पकार थे जो गांव चले गए थे, तो ब्रिटेन आए थे तो उस आर्थिक स्थिति हमारी कैसी थी, कैसे सत्ता भारत में अपनाई है। तो एक क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रिटेन पूर्व काल में भारत प्रजातंत्र शासन द्वारा शासन था, शासकों द्वारा स्वतंत्र शासन था ब्रिटेन काल के पहले। तब समाज में शांति तथा समृद्धि का पर्याप्त थी। तब समाज में क्या शांति थी, तब ब्रिटेन शासन नहीं था। बी है राजनीतिक मामलों में जनता का असमंतव था, जनता की असमंतव थी। और सी है नीति निर्धारण में जनमत आवश्यक था। डी कानून सबके लिए समान था। इसका आंसर बताएं, फिर हम जाएंगे। देखिए, ब्रिटेन पूर्व भारत में जब स्वतंत्र शासकों द्वारा शासन था तब क्या था इसमें? ए है, बी है, सी है या डी है, बताइए। चलिए देख लेते हैं। बी है इसमें। ब्रिटिश पूर्व काल में भारत जब स्वतंत्र शासकों द्वारा शासित यह सब राजनीतिक मामले में जनता अप्रसन्न थी। ठीक है। और सेकंड है ब्रिटेन में प्रचलित प्रजातंत्र के विशिष्ट लक्षण क्या हैं? ब्रिटेन में प्रजातंत्र के विशिष्ट लक्षण क्या हैं? जिसकी लाठी उसकी भैंस शासन का अंत है। जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यानी कि लोगों का लोगों के लिए शासन। और सी यह समय की कसौटी पर खरा उतरा। डी निर्वाचन सदस्यों में पारस्परिक सहयोग, क्या लोगों में परस्पर सहयोग होता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सी इसका आंसर है, समय की कसौटी पर खरा उतरना। ब्रिटेन में प्रचलित प्रजातंत्र के विशेष लक्षण यह है कि यह समय की कसौटी पर खरा उतरता है। ब्रिटेन में दो पहियों की व्यवस्था जिस प्रजातंत्र शासन की सबसे उत्तम पद्धति के रूप में अब सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है। और थर्ड देखते हैं, प्रजातंत्र इसमें ऐसे क्या है? जो प्रजातंत्र होता है वह इसमें से 1 2 3 4 में से ABCD में से कौन सा है? निर्वाचित सदस्यों का नीति निर्धारण के मुद्दों पर एकमत होना। बी सत्ता पक्ष की अपेक्षा विपक्ष अधिक शक्तिशाली होना। और सी है आम जनता के प्रतिनिधि। और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, चलिए इसका आंसर है सी आम जनता। प्रजातंत्र का अर्थ है आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। सैद्धांतिक दृष्टि से प्रजातंत्र लोगों द्वारा शासन, यानी कि लोगों द्वारा शासन, लोगों का शासन। किंतु यहाँ प्रत्यक्ष शासन संभव नहीं है, वहाँ लोग द्वारा निर्वाचित सदस्यों का शासन होता है। लोगों द्वारा ही सदस्यों का शासन होता है। आ गया फोर्थ, ये रहा आपका। भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका आंसर देना है। ए यह भारतीय जनता के आधुनिकीकरण के पीछे था, मॉडर्नाइजेशन के क्या ब्रिटेन पीछे था। बी इस अवधि में भारत को आर्थिक लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। और सी प्रगति के उद्देश्यों से विभिन्न संस्थाओं की स्थापना हुई है। और डी इनमें से कोई नहीं। बताएं, फटाफट बताएं, फिर हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर पर अपने। तो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, वीडियो को रोक लेते हैं। इसका आंसर है सी, ये रहा आपका। भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में यह सही है कि प्रगति के उद्देश्य से विभिन्न संस्थाओं की स्थापना हुई है, ये बात तो ठीक है। जब ब्रिटिश शासन देश के आर्थिक विकास को क्षति पहुंचाने वाला हो गया तब भी उसने भारतीय समाज की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू करने तथा इस प्रक्रिया में बहुत सी प्रगति की जो संस्थाओं को स्थापित करने में मदद मिली। मतलब जो आर्थिक क्षति जब ब्रिटेन पहुंचा रहा था, लेकिन तब भी उसने अपनी भारत की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया और स्थापित करने में मदद भी की है। और इसका 5वां आंसर देख लेते हैं, लास्ट क्या कह रहा है। उस अवधि में नए व्यवसायीकरण वर्ग के सदस्य कौन हुए? नए सदस्य कौन पनपे, कौन सा निकल के सामने आया किसी वर्ग? पहला ब्रिटिश अभिजाती वर्ग, और दूसरा बी है लॉर्ड तथा नवाब, सी राजनीतिक, और डी व्यापारिक तथा शिल्प। तो बताएं जल्दी, फटाफट बताएं कौन सा सही है, फिर हम जाएंगे आंसर पर अपने। तो आई होप आपको ये आंसर पता पड़ गया होगा। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा था। इसका आंसर है डी व्यापारी और शिल्प। ये नए शिल्प का मतलब होता है शिल्पकार, जो मूर्ति बनाते हैं, कुछ बनाते हैं। ब्रिटिश प्रजातंत्र में नए व्यावसायीकरण वर्ग के सदस्यों की व्यापारी तथा शिल्प हुए। ब्रिटिश प्रजातंत्र के कुछ सदस्य ऐसे थे जिनकी सामंती व्यवस्था में रुचि थी, कुछ ऐसे सामंती व्यवस्था में रुचि थी, तथा नए व्यावसायीकरण वर्ग के सदस्यों में व्यापारी तथा शिल्प शामिल थे, व्यापारी और शिल्प शामिल भी थे। अब देखते हैं सेकंड बोध, अध्ययन बोध क्या कहता है, इसको पढ़ लेंगे। इसके आंसर आपको ही देने हैं, इसमें से हम
आंसर नहीं देंगे, सिर्फ क्वेश्चन और रहेंगे। जेम्स मॉडर्न ने कहा, जो लोग स्वयं को अपना नियंत्रण समझते हैं उन्हें ध्यान से प्राप्त शांति से अपने आप को सुसज्जित कर लेना चाहिए। भारत में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 जून साधारण की सूचना की सार्वजनिक मनाही का सुविधाजनक पूर्वानुमान था। पारस्परिक रूप से सार्वजनिक कार्यक्रम को गोपनीय रखा जा रहा था। लोकतंत्र में जहाँ लोग ही अपने को सुसज्जित करते थे, लोकतंत्र में जहाँ लोग अपने को ही सुरक्षित महसूस करते थे, ज़्यादा खुलापन रखना आवश्यक है। सूचना का अधिकार हमारे लोकतंत्र को परिपक्व होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक प्रमुख सोपान है। लोकतंत्र है जो हमारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक सोपान, एक स्टेप होता है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया जो उनके जीवन को गंभीर रूप से परिभाषित करती है। मैं पूर्वाधार भागीदार प्रदान करता हूँ। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का भाषण इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण था प्रधानमंत्री का, कि मैं भागीदारी प्रदान करता हूँ। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से हमारे लोक सेवक, विधेयक को सकारात्मक भावना दे रहा है या सरकार को अशक्त करने की क्रूर कानून के रूप में, बल्कि विधेयक को सरकार नीति, नागरिक अंतरफलन संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया ऐसे उपकरण के रूप में देखा जाने लगा है जो एक मितव्यय देखभाल करने वाली तथा लोगों की भलाई करने वाली सरकार के रूप में परिणत हो। उन्होंने आगे कहा है, यह निर्वाचन विधेयक है जिसमें उनके कार्यक्रम के अनुभव के बाद पुनरावलोकन की गुंजाइश रहेगी, यानी कि पुनरावलोकन की गुंजाइश रहती है। अतः यह विधि व्यवस्था में ऐसे अंग है जिसका कार्यशीलता को सतत पूर्वावलोकन के अंतर्गत रखा जाएगा। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कार्यपालिका, विधेयक और विधानमंडल और न्यायपालिका में सूचना अधिकार की अनुप्रयुक्ति के संबंध में चर्चा की है। कौन कौन से हैं विभाग? न्यायपालिका है, विधानमंडल है, और कार्यपालिका में संबंध की अनुप्रयुक्ति संबंध की सूचक की अधिनियम को उनकी मूल भावना के अनुरूप क्रियान्वित करने में न्यायपालिका अग्रणी हो सकती है, मतलब आगे आ सकती है, क्योंकि अधिकांश कार्य जो न्यायपालिका करती है, जो कार्य होते हैं वह अधिकांश न्यायपालिका करती है, सार्वजनिक वांछनीय के लिए खुला रहता है, मतलब सभी लोगों के लिए खुलापन रहता है। भारत सरकार ने न्यायपालिका के लिए 70 करोड़ रुपए की ई शासन योजना में मंजूरी दी है। कितनी? 70 करोड़ ई शासन, ये ध्यान रखना, न्यायपालिका है, क्वेश्चन भी आ सकता है आगे, जिससे इसकी अभिलेखे का व्यवस्थित वर्गीकरण, मानवीकरण एवं श्रेणीकरण हो। यह न्यायपालिका को अधिनियम के अंतर्गत उनके अधिदेश को पूरा करने में सहायता करेगा। इसी तरह का क्षमता निर्माण अन्य सभी लोक प्राधिकरणों की में अपेक्षित होंगे। पारदर्शिता एवं सार्वजनिक जवाबदेही में रूपांतरण राज्यों के सभी तीनों अंगों का उत्तरदायित्व है। राज्यपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों का अंग है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं इनके क्या कहता है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने हिसाब से सोचिए, समझिए कि आप व्यक्ति हैं, आप शक्ति प्राप्त किससे करना चाहते हैं? ज्ञान अर्जन किससे करना चाहते हैं? या फिर बी है शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत करना चाहते हैं, या से ज़्यादा खुलापन लाना चाहते हैं जिससे आपको शक्ति प्राप्त हो? और डी लोक सूचना मना करने से। तो इसका आंसर आपको देना है, बताएं फटाफट, शायद आपको पता होगा ये। चलिए इसका आंसर हम भी करते हैं। इसका आंसर हमारे हिसाब से तो ए होना चाहिए, ज्ञान अर्जन, क्योंकि ज्ञान ही वो शक्ति है जो हमें हर एक चीज़ दिला सकती है। ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है, और हम ये पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान ही तो प्राप्त कर रहे हैं, अध्ययन बोध है। दूसरा है सूचना का अधिकार क्या करने का मुख्य अग्र सोपान है। सूचना का अधिकार क्या करने का स्टेप आगे का क्या अग्र सोपान है? ए है नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूर्णतः भागीदार करने की योग्यता है। ये नागरिक लिखा है,
नगर लिख दिया। बी, लोगों को अधिनियम के प्रति जागरूक बनाने के लिए और सी, प्रशासन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। डी, लोगों को सरकार के प्रति मितव्यय बनाने के लिए। तो इसका आंसर आप बताएं। सूचना का अधिकार क्या करने का मुख्य सोपान होता है? तो आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। अब मैं नहीं बताऊंगा, आगे देखते हैं। सी, प्रधानमंत्री ने विधेयक को क्या समझा? जो प्रधानमंत्री होता है उसने विधेयक को क्या समझा है? ए, लोक सेवकों को शक्ति प्रदान करेगा। बी, सरकार नागरिकों के अंतर्गत संबंधों को सुधारने का उपकरण जो कि मितव्यय देखभाल करने वाली तथा प्रभावपूर्ण सरकार लाएगा। विधेयक को ये समझा है। उसी, शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध क्रूर का कानून के रूप में लाना। डी, लोगों को परेशान करने से रोकना। देख लीजिएगा, आंसर आपको देना है। ए, बी, सी, डी। प्रधानमंत्री है वह विधेयक को क्या समझता है? आप प्रधानमंत्री को विधेयक को क्या समझते हैं जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे? तो इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा। आई होप आपने आंसर इसका दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। सभी आंसर देने हैं, अनिवार्य है आंसर देना, क्योंकि इससे हमें पता पड़ेगा कि आप कितना पढ़ते हैं, कितनी आपके पास अंडरस्टैंडिंग है। और हमें भी अच्छा लगता है जब आप अपने क्वेश्चन आंसर देंगे, क्योंकि एक मनोबल बढ़ता है, किसी चीज़ करने का एक उत्साह होता है। और चौथा है, आयोग ने विधेयक को कैसे प्रभाव से बनाया है? आयोग होता है वह विधेयक को कैसे प्रभाव से बनाया है? ये है, कार्यकारी प्राधिकारों को शक्ति हस्तांतरित करके। बी, कार्यकारी तथा विधायी शक्ति को मिश्रित करके, मतलब दोनों को आपस में मिक्स करके। और सी, न्यायपालिका को अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप क्रियान्वित करने में अग्रणी मानकर। और डी है, अधिनियम के क्रियान्वयन से पूर्व लोगों को शिक्षित करके। तो आई होप इसका आंसर भी आप दे देंगे, क्योंकि आप इतना तो पढ़ ही चुके हैं कि आंसर दे सकते हैं आराम से। ये तो कॉमन सा है, आराम से आपको देना चाहिए। आई होप आपने इसको भी आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखते हैं, 5वां है, प्रधानमंत्री ने अधिनियम को मनोवेशकारी समझा और आशा की कि ए, उनकी कार्यकर्ता के अनुभव के आधार पर उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। बी, लोक सेवक विधेयक को सकारात्मक भावना से देखेंगे। डी, ऐसी है, इसे सरकार को असंग करने का क्रूर कानून न समझे। क्रूर मतलब शत्रुता का एक कठोर कानून न समझा जाए। और डी, उपयुक्त सभी। तो आई होप ये तो बता ही देंगे, उपयुक्त सभी होगा प्रधानमंत्री में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पूरा चैप्टर आज का यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छे लग रहे हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस करें, लोगों को शेयर करें, बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जियो दिल से।